बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका शीर्षक है वृक्ष प्रकृति के उपहार। यानी कि वृक्ष क्या है? प्रकृति या नेचर द्वारा दिए गया हमको गिफ्ट है, उपहार है। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्ष हमारे उपकारी बंधु हैं। उपकारी यानी कि हम पर उपकार करने वाले, बंधु यानी कि भाई। वृक्षों से हमें बेरोजा, गोंद, रबड़, लाख, कई प्रकार की दवाइयाँ, ईंधन की लकड़ी, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में पेड़ों से होने वाले लाभ और उनको काटने से होने वाले नुकसान, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर जंगल न होते, बस्तियों के आसपास पेड़ पौधे न होते, पहाड़ों पर हरियाली न होती, तो यह सब कैसा लगता और क्या होता? सच तो यह है, तब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि जीवधारियों के लिए, जीवन के लिए वनस्पति बहुत जरूरी है। बच्चों, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हम सब के जीवन के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। जब मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले ही पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त किया था, उनका आश्रय भी प्राप्त किया। वह वृक्षों के तले रहता था। तले रहना यानी वृक्षों के नीचे रहता था। उनकी छाल और पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियां, कंदमूल और फल फूल खाकर वह अपनी क्षुधा शांत करता था। बच्चों, क्षुधा शांत करना यानी कि अपनी भूख को मिटाता था। उनकी टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। आश्रय स्थल यानी कि अपने निवास करने के लिए घर बनाए। आग का आविष्कार हो जाने पर उसने वृक्षों की लकड़ियां जलाकर शीत से अपनी रक्षा की। बच्चों, शीत से यानी कि सर्दी से अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही, आदिकाल यानी कि पुराने समय, प्राचीन काल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधे ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु यह दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य यानी कि बुरा भाग्य ही है कि आज जबकि मानव सभ्यता विकास के शिखर को छू रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व को अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। अंधाधुंध कटाई यानी बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? उनकी अंधाधुंध कटाई। इस तरीके से वृक्ष क्या हो रहे हैं? अस्तित्व की समाप्ति पर जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। अमूल्य वन संपदा विलुप्त हो रही है। विलुप्त हो रही है यानी कि गायब हो रही है। उसमें निर्भय, निर्भय यानी बिना भय के साथ विचरण यानी कि घूमने वाले दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति यानी कि जो सुलभ नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसी प्रजातियों के जीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। और ये दुर्लभ प्रजातियां विनाश की कगार पर खड़ी हैं, यानी कि विनाश के रास्ते पर, विनाश की मार्ग पर ये क्या हो गए हैं? उस पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। वृक्ष अमित दानी है। ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। शहरों में यह फल आय और रोजगार के साधन है। आप लोग भी फल खरीद के लाते होगे, है ना? तो ये इससे क्या होता है?
आय भी होती है, साथ ही जो फल बेचते हैं उनको रोजगार भी मिलता है। फलों और इसके अन्य उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। बच्चों, आयात और निर्यात यानी कि क्या होता है? आयात यानी कि इंपोर्ट, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। तो क्या होता है? फलों से और इसके उत्पादों से क्या किया जाता है? आयात निर्यात। आयात मतलब मंगाना और निर्यात यानी कि देना या भेजना। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और प्राणवायु देते हैं। बच्चों, प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु होती है हमारी ऑक्सीजन। तो हमें ये क्या देते हैं? साथ ही साथ प्राणवायु भी देते हैं। इनकी जड़ काम आती है, छाल काम आती है, फल फूल और पत्ते भी काम आते हैं। इनके तने से मकान के लिए दरवाजे, चौखट तथा कड़ियाँ बनती हैं और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह का फर्नीचर बनता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर, बेरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार हैं। नीम, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि से औषधियाँ बनती हैं। बच्चों, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। वृक्ष हरा रहता है तब भी काम का, और सूख जाता है तब भी काम आता है। वृक्षों की सूखी टहनियाँ और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती है। वृक्षों के हरे सूखे पत्तों से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगता है। भूस्खलन होना यानी जगह जगह से भूमि में दरार आना या उसमें तोड़फोड़ होना। वृक्षों के न होने से उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। पर्याप्त वर्षा न होने से खेती नहीं हो सकती। मनुष्य और पशुओं के लिए पानी की दिक्कत होती है। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगता है। बच्चों, यहाँ पर क्या है? वृक्षों का साफ होने पर क्या बताया गया? उस स्थान को रेगिस्तान। जहाँ वृक्ष न होंगे वो क्या हो जाएगा? रेगिस्तान बन जाएगा। और साथ ही सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगता है। आपने सुना होगा रामायण में एक राक्षसी थी सुरसा। सुरसा जसु जसु बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। यानी कि क्या है? सुरसा अपने मुंह को जिस तरह बढ़ाती है वैसे ही वृक्षों के सफाया होने से रेगिस्तान बनते चले जाते हैं। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। बच्चों, जहाँ पेड़ ही नहीं होंगे पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो वहाँ का जीवन क्या होगा? कष्टमय होगा। जहाँ वन होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। वन पृथ्वी के सभ्य समाज से दूर जीवन बिताने वाली जातियों की शरण स्थली है। बच्चों, शरण स्थली यानी कि वो क्या करते हैं? वहाँ पर शरण पाते हैं। जिनको आप आदिवासी कहते हैं ना, तो वो क्या है? जंगल में ही रहते हैं। तो जंगल उन्हें क्या देता है? शरण देता है। वे वनों से कंदमूल, फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार वन्य जंतुओं का शिकार करके तथा थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा करते हैं। वृक्षों से इनका बहुत पुराना नाता है। वनों में वृक्षारोपण की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक तौर पर वृक्षों का प्रजनन और संहार होता रहता है। बच्चों, प्रजनन यानी कि अपने जैसे दूसरे वृक्ष को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। संहार होना यानी कि उनका खत्म होना। मनुष्य के लोभ का अंत नहीं है। लोभ यानी मनुष्य बहुत क्या होता है? लोभी होता है, लालची होता है। उसकी सर्वभक्षी भूख का भी अंत नहीं। बच्चों, सर्वभक्षी यानी कि सब कुछ भक्षण करने वाला कहलाता है। सर्वभक्षी यानी कि वो सब कुछ खा लेता है। उसने प्रकृति की संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा ही उठाया हुआ है। विकसित देशों के पास अपार धन है। उनकी गिद्ध दृष्टि विकासशील और अविकसित देशों की
अक्षय वन संपदा पर पड़ी। अक्षय यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होते, उनको कहते हैं अक्षय। वन संपदा यानी कि वनों की जो संपदा है, किसकी दृष्टि पड़ी उन पर? विकासशील जो देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उन पर विकसित देशों की दृष्टि पड़ी है। उन्होंने लकड़ी के मुंह मांगे दाम देने का लालच दिया। उन्हें अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भारी भारी नौकाएं और जहाज बनाने के लिए, पैकिंग, केसिंग के लिए और ऐसे ही अनगिनत कार्यों के लिए हर तरह की लकड़ी चाहिए थी। उनके देश में लकड़ी पर्याप्त मात्रा में तो मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो वह अपनी वन संपदा को नष्ट क्यों करें, जबकि उनके पास दूर देश से लकड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। बस उनकी मांग पर उचित और अनुचित तरीकों से विकासशील और अविकसित देशों में अंधाधुंध वनों को काटना शुरू हुआ, और यह सिलसिला आज तक जारी है। जो हमारा भारत देश भी क्या है? एक विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा ही हमारे देश के साथ भी हुआ। कुछ डॉलर, पाउंड या रुपयों के प्रलोभनों में इतनी बड़ी हानि, यह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं तो और क्या है? जो हाथ भोजन देता है, क्या उसे काट देना मूर्खता नहीं है? तो बच्चों क्या है पैरों पर कुल्हाड़ी मारना? पैरों पर कुल्हाड़ी मारना क्या है? एक मुहावरा है कि अपने आप ही अपना नुकसान कर देना, या जो अपने हाथ भोजन देता है उसका हाथ काट देना, इसका भी यही अर्थ हुआ। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। बच्चों, संरक्षण करना यानी कि उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना, और संवर्धन यानी कि उसको बढ़ाना। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति का औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किए। सोम जैसी संजीवनी बृहस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, बच्चों कदली वृक्ष यानी कि केले का पेड़, यानी कि यहाँ पे केले की बात हो रही है। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरड़, कदम्ब, अशोक, बिल्व, जिसको अब बिल्व पत्र यानी कि जिसको अब बेल का पेड़ भी कहते हैं, बेलपत्र, वट, पीपल, सालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया कि सर्व रोग हरो निम्बः, यानी कि क्या है? नीम का पेड़ क्या है? सभी रोगों का हरण करने वाला है, यानी कि उसके कारण सभी रोग खत्म हो जाते हैं। वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा गया है। छोटे पेड़ काटने को शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया है। जघन्य अपराध यानी कि जिस अपराध को क्षमा न किया जा सके वो कहलाता है जघन्य अपराध, जिसके लिए कोई क्षमा नहीं होती है। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसे वृक्षों का तो सफाया ही कर दिया। रेल के स्लीपरों के लिए शीशम और सागवान की अंधाधुंध कटाई हुई। तारपीन का तेल और भिरोजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ पेड़ लगाए गए। सत्यानाशी चीड़ क्यों कहा गया है बच्चों? सत्यानाशी चीड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ पर चीड़ के पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उस जगह की भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं और पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। उस इलाके में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, सत्यानाशी चीड़ कहा गया है। तो ऐसे पेड़ क्या हुए, लगाए गए। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेश तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं गांव का अपना वनखंड भी होता था, जिसकी सुरक्षा का भार गांव की पंचायत पर था। आज स्थिति यह हो गई है कि ये वनखंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दादा लोगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग की मिली भगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की चांदी हो रही है। चांदी होना यानी कि मुट्ठी भर जो स्वार्थ वाले लोग हैं उनके क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो लाभ कमा रहे हैं, यानी उनकी चांदी हो रही है। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लुट रही है, परंतु हर बात की एक सीमा होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहां की महिलाओं ने
चिपको आंदोलन। बच्चों आपने इसका नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी। गांधी जी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिष्कार, गोरक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलनों के बाद या तो विनोबा जी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए चिपको आंदोलन ने। जोधपुर राज्य में 300 वर्ष पूर्व बिश्नोई जाति के लोगों ने भी खेजड़े के वनों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। बच्चों आपने सुना होगा बिश्नोई लोगों के बारे में, जो क्या होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। राजस्थान की एक आदिवासी जाति है बिश्नोई। तो क्या है, वहां के लोगों ने क्या किया था, खेजड़ी के वृक्ष, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वहां के, उनकी रक्षा के लिए भी ऐसा ही आंदोलन चलाया था जैसा उत्तराखंड के निवासियों ने चिपको आंदोलन चलाया था। संतोष की बात है कि आज लोगों का और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है। आशा है कि हम अपने इस परम उपकारी बंधुओं का संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। वृक्ष को एकदम काटने की अपेक्षा उसकी आयु भर उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज, तेल और लकड़ी प्राप्त करते रहने में तथा सूखने के बाद उससे सूखी लकड़ी प्राप्त करने में अधिक लाभ है। उसे एकदम काटना तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने भी वनों के विनाश में कम भूमिका नहीं निभाई है। भारत की आबादी पिछले 4 दशकों में लगभग दुगनी हो गई है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ है। बच्चों कृषि योग्य भूमि यानी कि लोगों ने क्या किया, जंगल काट दिया और वहां क्या कर दिया, खेती करने के लिए भूमि बना दी, यानी कि उसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, फैलाव हुआ। चरागाह बनाए गए हैं। चरागाह यानी कि वनों को काट करके क्या बनाए गए, पशुओं के चरने के लिए स्थान बनाए गए। ईंधन की समस्या बढ़ी है। इन सब के लिए वृक्षों पर कुल्हाड़ा चला है। जो हुआ सो हुआ। अब अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझकर वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, वर्षा की कमी आदि के रूप में वृक्ष काटने के दुष्परिणाम हम भोगने लगे हैं। पर ये तो मात्र चेतावनियां हैं। यदि हम इस समय भी सचेत नहीं हुए तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो बच्चों सचेत होना यानी कि चेतना, जाग जाना। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो क्या होगा, हमारी पूरी मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमें ईंधन कहाँ से मिलेगा, हमारी क्या है, वर्षा का संतुलन बिगड़ जाएगा, भूमि का क्या है, कटाव ज़्यादा होने लगेगा। तो क्या है, अपार जितनी भी समस्याएं हैं वो सामने आने लगेंगी। और आप देख ही रहे हैं कि सूखा, बाढ़, प्रदूषण ये सब तो आपके सामने अभी हो ही रहा है ना बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इससे नवीन जानकारियाँ भी प्राप्त की होंगी और आपने साथ ही इससे क्या सीखना है कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। केवल लगाने ही नहीं है, उनका संरक्षण भी करना है, उनका संवर्धन भी करना है। क्योंकि पेड़ होंगे तभी तो हम होंगे और तभी हमारी सभ्यता बचेगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।